बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव विद आसिफ मलिक। नाचिज़ खाकसार आज के प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन, सबसे ज़्यादा जिस वक्त इम्पॉर्टेंट है वो है खान साहब को किसी तरह से पीछे करना, स्क्रीन से गायब करना, मंजरेआम पर, बिकॉज खान साहब बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं और पॉपुलैरिटी उनकी बढ़ती जा रही है। चाहे आप ट्विटर पे देखें, चाहे आप जलसों में तादाद देखें, चाहे आप ओवरऑल इस वक्त पॉलिटिकल सिनेरियो देखें, तो आपको खान साहब की मकबूलियत के ऊपर कोई शक नहीं होनी चाहिए। दूसरी तरफ काबीना पे हमने कल हमने बात की कि किस तरह से काबीना बनाई गई, कौन कौन से नाम हैं जो होने चाहिए थे, नहीं होने चाहिए थे, किन नामों के ऊपर शायद कुछ उससे बेहतर नाम सजेस्ट किया जा सकता था, बट डेफिनेटली जो इस वक्त रूलिंग पार्टी वो बेहतर समझती है और वही इकदाम करेगी जो उनको सही लगेगा। लेकिन खान साहब को इससे नंबर्स मिल रहे हैं, खान साहब के नंबर्स बढ़ रहे हैं, खान साहब के नंबर ऐड हो रहे हैं। अगर अपोजिशन कोई भी गलती करती है, जो कि अब की हुकूमत कोई भी गलती करती है, तो उसका डायरेक्ट जो बेनिफिट है वो खान साहब को मिलेगा। इसी तरह अपोजिशन ने भी, जो अब खान साहब के अपोजिशन और अब की हुकूमत, उन्होंने भी कुछ चीदा चीदा नुक्ते पकड़ लिए हैं जिसके ऊपर उन्होंने खान साहब को प्रेशराइज करना शुरू कर दिया, जिसमें नंबर 1 फॉरेन फंडिंग केस। इसके ऊपर थोड़ा सा आज फिर हम बात करेंगे, बिकॉज फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से जो एक रुकनी जज का फैसला था कि इलेक्शन कमीशन को 30 दिन के अंदर ये पूरी जो समात है उसको मुकम्मल करे पीटीआई के खिलाफ, उसके खिलाफ उन्होंने दोबारा से उसको चैलेंज कर दिया है कि ये फैसला ठीक नहीं है, इस पर नजरसानी की जाए। नंबर 2, जो दूसरा इंपॉर्टेंट सिनेरियो यहां पे है वो है जो तोशा खाना, जो खास तौर पे जो तोहफे दिए जाते हैं किसी भी प्राइम मिनिस्टर को किसी मुल्क की तरफ से, तोशा खाना के हवाले से भी ये कहा जा रहा है कि खान साहब ने कुछ गिफ्ट्स वहां से हासिल किए जिनकी पेमेंट नहीं की गई। उसूल के मुताबिक तो 50% अगर आप पेमेंट कर देते हैं तो आप कोई भी चीज़ जो कि आपको किसी मुल्क की तरफ से गिफ्ट की गई हो दौरे हाजिर के वज़ीर आज़म को, वो ली जा सकती है। लेकिन खान साहब के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने कुछ चीज़ें ली और बाद में उनको फ़रोग कर दिया, लेकिन शायद उसका रिकॉर्ड नहीं है। हुकूमती अरकान इस तरह कह रहे हैं। खान साहब के जो कैबिनेट के लोग हैं वो कह रहे हैं जी पूरे रिकॉर्ड मौजूद है, आप रिकॉर्ड चेक कर लें। खान साहब को क्या जरूरत है कुछ करोड़ों की चोरी करने की जब अरबों कमा सकते थे। तो मुख्तलिफ मिले जुले कुछ इस तरह के रुझानात पाए जाते हैं, उस पर आज हम कोशिश करेंगे कि साथ साथ हम गुफ्तगू कर सकें। ये बड़े इंपॉर्टेंट ये दो केसेस ऐसे हैं जिसके ऊपर खान साहब को प्रेशराइज करने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ ऑलरेडी कल हमने बात कर ली इलेक्शन कमीशन के ऊपर, आज हम नहीं जाएंगे। इलेक्शन कमीशन की बात हम कर चुके हैं कि इलेक्शन कमीशन के साथ खान साहब का एक रिफ्ट, एक चैलेंजिंग बिहेवियर, एक ऑन गोइंग सिनेरियो चल रहा है। वो उससे मेरे ख्याल में अभी फर्दर डिटेल जब आएंगे तो उस पर हम बात करेंगे, फिर हमें आइडिया होगा कि खान साहब इलेक्शन कमीशन को किस तरह देखते हैं, क्या वो एग्री होते नहीं होते। लेकिन वो ये भी अपडेटेड न्यूज़ ये है आज की कि ईवीएम के हवाले से भी इलेक्शन कमीशन गो के हो सकता है कि ईवीएम को मना कर दे। वो कह रहे हैं कि जी ईवीएम हमारे बस की बात नहीं है जी, हम चाहे हम टेक्नोलॉजी में जितने एडवांस है लेकिन हम फौरन से थर्ड वर्ल्ड कंट्री बन जाते हैं जी, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। बट खैर ये बात की बात है, इस पर आज हम बात नहीं करेंगे। दूसरी तरफ रमीज राजा साहब को हटाए जाने की बात की जा रही है, इस पे आज हम बात करेंगे। रमीज राजा साहब ठीक हो गया जी, मुझे बताया जा रहा है कि गेस्ट मुझे ज्वाइन कर चुके। मीर साहब ने ज्वाइन किया, अबरेज साहब ने। अस्सलाम वालेकुम वकास साहब। वकास अबरेज साहब बहुत शुक्रिया, माहिर कानून है आप। वकास भाई आपसे बड़ी मजे मजे के मेरे सवाल करने हैं। पूरी कौम इस वक्त जो है ना कुछ उलझनों का शिकार है, कुछ ऐसी इक्वेशंस हैं जो सॉल्व नहीं हो पा रही हैं, बैलेंस ही नहीं हो पा रही हैं। इसी तरह की एक इक्वेशन ये भी है कि सदर पाकिस्तान के क्या इख्तियारात हैं। हुकूमत बन तो गई लेकिन हुकूमत लंगड़ी लूली लग रही है, उनको समझ नहीं आ रहा कि कहीं से एक काम पूरा करते हैं तो दूसरा काम अधूरा रह जाता है। तो पहले जरा बात कर लेते हैं सदर पाकिस्तान साहब के हवाले से। आज मुलाकात की है शहबाज शरीफ साहब ने सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब के साथ, कुछ उमूर के ऊपर बात की गई, जिसमें एक जो है वो खास तौर पर जो समरी भेजी गई प्राइम मिनिस्टर की तरफ से गवर्नर पंजाब को हटाने की, चीमा साहब को, उसके ऊपर भी बात की गई है। लेकिन सदर पाकिस्तान भी बज़िद है कि मैं नहीं हटाना चाह रहा और मेरे पास ये इख्तियार है कि मैं गवर्नर हटाऊंगा। तो जरा बताएं कि ये सिनेरियो कहां जा सकता है, क्योंकि सदर पाकिस्तान को तो मेरे ख्याल में हुकूमत अभी नहीं हटा सकती जब तक 2/3 अक्सरियत उनके पास नहीं होती। देखिए, जहां तक सदर पाकिस्तान को हटाने की बात है तो उस हवाले से आईन पाकिस्तान का आर्टिकल 47 है और उसकी क्लास 8 है, ठीक है, जो ये कहती है कि अगर आप सदर पाकिस्तान की इम्पीचमेंट करना चाहते हैं, उनको ओहदे से हटाना चाहते हैं, तो उसके अंदर जो आइन में प्रोसीजर ले डाउन किया गया है 2/3 अक्सरियत दोनों हाउसेज से, सेनेट से और नेशनल असेंबली से। और अगर हम मौजूदा सिनारियो को सामने रखें तो बज़ाहिर ये चीज जो है वो नामुमकिन नजर आती है, जो कि नेशनल असेंबली के अंदर तो 2/3 मेंबर्स ही मौजूद नहीं है। पीटीआई के 123 या 125 रेजिग्नेशन के बाद और 2/3 मेजोरिटी ही मौजूद नहीं है नेशनल असेंबली में। तो इट लुक्स इम्पॉसिबल राइट नाउ। जो दूसरी बात है आपकी कि वो गवर्नर को पंजाब के हवाले से अब किसका गवर्नर को हटाना,
देखिए, ये जो इख्तियार है 8वीं तरमीम और 18वीं तरमीम के बाद प्रेसिडेंट वो अपने तमाम सारे इख्तियारात जो है दैट वुड एक्ट इन ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है। जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है वो गवर्नर को लगाने में और हटाने में मुकम्मल तौर पे अपनी आजाद मर्जी का इजहार नहीं कर सकता है। इस हवाले से जो गवर्नर को हटाने का इख्तियार आर्टिकल 101 के अंदर अनंसिएट किया गया आईन पाकिस्तान में, और उसमें बड़ा क्रिस्टल क्लियरली लिख दिया गया है कि गवर्नर जो है, गवर्नर को जब भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा वो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे करेगा। और जहां तक गवर्नर को हटाने की बात है तो जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान सदर पाकिस्तान को समरी भेजेंगे और उस समरी पे अमल दरामद करना, उसके मुताबिक एक्ट करना, दैट वुड आल्सो द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आफ्टर द 8 एंड 18 अमेंडमेंट। आइन के अंदर आर्टिकल 48 मौजूद है, उसकी क्लास 1 और 2 को अगर सामने रखें तो 8वीं और 18वीं तरमीम के बाद सदर जो है वो वजीर आजम की एडवाइस पे अमल पैरा होने का मुकम्मल तौर पे पाबंद है, और ऐसी तमाम एडवाइसेस जो कि प्राइम मिनिस्टर उनको भेजते हैं उनके पास जो मैक्सिमम टाइम है वो 15 दिन है। तो 15 दिन तो होने वाले हैं, फिर उसके बाद क्या होगा? 15 दिन के बाद अगर 15 दिन में वही समझते हैं सदर पाकिस्तान ये जो एडवाइस है मैं इस पर अमल नहीं कर सकता या इसके ऊपर उनको कोई ऑब्जेक्शन है तो वो दोबारा से रिकंसिडरेशन के लिए कैबिनेट को या प्राइम मिनिस्टर को वो समरी वापस भेज सकते हैं। फिर और अगर वो समरी दोबारा से इतराजात हटा के वापस भेजी जाती है तो 10 दिन फर्दर जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास मौजूद होंगे। ये आइन का आर्टिकल 48 1 और 2 है जिसकी तशरीह मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ठीक हो गया। तो मैं ये समझता हूँ कि मैक्सिमम जो टाइम है इस वक्त प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास, ये पीटीआई की हुकूमत के पास, सो फार एज द अपॉइंटमेंट आर द रिमूवल ऑफ द गवर्नर पंजाब इज कंसर्न, तो उसमें जो 25 दिन का इनके पास मैक्सिमम टाइम है जो लीगल कवर जो देता है। 25 डेज तक जो है सदर पाकिस्तान डिफेंड कर सकते हैं, बचा सकते हैं गवर्नर पंजाब को। ठीक हो गया। और जी जी कुछ ऐड कर रहे हैं? इम्पोर्टेंट बात जी जी मलिक साहब, इससे भी एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात जो आजकल अंडर डिस्कशन है, फवाद चौधरी साहब ने भी कल इस पर ट्वीट किया कि सदर पाकिस्तान का ये इस्तेकाक है, ये अथॉरिटी है कि इनके आर्टिकल 91 के तहत वो किसी भी वक्त जो है वो प्राइम मिनिस्टर को ये बोल सकते हैं कि मुझे बजाय ये चीज नजर आती है कि आपके इत्तेहादी जो है आपसे नाला है, नाराज हैं और आप का वोट लें, स्कोर नहीं करते और इत्तेमाद का वोट लें। अच्छा, एक पैरेलल जो है सदर का बड़ा इंपॉर्टेंट आपने पॉइंट उठाया। बिल्कुल हमारे साथ रहिएगा वकास भाई। हमें मुबशिर मीर साहब ने ज्वाइन किया है, सीनियर एनालिस्ट हैं। मुबशिर भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम भाई साहब बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। वक्तन फवक्तन आप पैनल का हिस्सा बनते रहे इस पूरी अदम एतमाद की तहरीक में, आपका बहुत शुक्रिया। सर अभी वकास अबरेज साहब हमारे कानून गुफ्तगू फरमा रहे थे, उन्होंने आपने सुना होगा जो गुफ्तगू बात हो रही थी बेसिकली सदर और पूरे आज जो मीटिंग हुई है शहबाज शरीफ साहब की। अभी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट वकास साहब ने एक रेस किया, मैं चाहूंगा पहले इससे आगाज करें। जो अभी वकास साहब बड़ी खूबसूरत बात करे तो मैं चाहूंगा कि आप उसी को कंटिन्यू कीजिएगा। जी, मेरा ख्याल है कि जो सदर ममलकत के इख्तियारात की बात की है इन्होंने कि वो प्राइम मिनिस्टर को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का कह सकते हैं। मेरा ख्याल है अभी कोई ऐसी चीज हमें नहीं नजर आई कि कोई इत्तेहादी या जो जिन लोगों ने उनको वोट किया है वो इतने लेवल पे जाके कोई मुखालफत पे उतर आए हैं। थोड़े बहुत बयानात आए हैं, अभी कोई उनको ये उम्मीद और आस मौजूद है कि जो कमिटमेंट्स उनके साथ हुई हैं कि वो उनको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। ता वक्त कि अगर कोई ऐसी MQM हो या कोई और जिन लोगों ने उनको वोट किया उनमें से कोई बहुत ही वाज़े तौर पर अगर किसी की इख्तलाफ सामने आ जाता है, और जैसे इमरान खान साहब के साथ हुआ, तो BNP का जो आ रहा है सामने इख्तलाफ वो आ रहा है, लेकिन उन्होंने अभी तक इस हवाले से नहीं आया कि हम पर इससे अलहदा हो गए। मुतहदा अपोजिशन से अलहदगी की अगर कोई अनाउंसमेंट करता है, ठीक है, तो फिर मेरा ख्याल है मुश्किल सूरत हाल पैदा हो जाए। अभी नहीं कर सकते सदर पाकिस्तान, जो खबरें चल रही हैं, गर्दिश कर रही हैं कि शायद कर सकते हैं खबरें सदर पाकिस्तान अदम एतमाद के लिए कह सकते हैं। अदम एतमाद कह रहा हूँ, सॉरी एतमाद के मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि अभी हमें ऐसी कोई क्लैरिटी नहीं है, साइन नजर नहीं आ रहे कि वो कहेंगे और उनके लिए मुश्किल पैदा हो जाएगी। अभी उनके पास जो लोग उनके पास गए थे मुतहदा अपोजिशन में, उसमें से किसी ग्रुप ने, किसी पार्टी ने अलहदगी का ऐलान नहीं किया। ठीक हो गया। जैसे अगर वो चीज होती है तो और 172 से कम होते हुए नजर आते हैं तो फिर वो कितने रह गए सर, कितने रह गए? अगर BNP निकल जाता है तो मेरे ख्याल में एक वोट कम ही हो जाएगा। आई थिंक 171 हो जाएगा। लेकिन आप देखें 2-3 फैक्टर हैं कि अभी
अब देखें जो तारक बशीर चीमा साहब गए थे वो भी उधर इंटैक्ट है। MQM ने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, जो अब बयानात दिए, लेकिन अभी उधर ही बैठे हैं। ठीक है, तो इसलिए ठीक है। अब जरा मैं अभी बल्कि मोहसिन रजा साहब ने भी ज्वाइन कर लिया। मोहसिन साहब अस्सलाम वालेकुम। मोहसिन रजा साहब, सर अस्सलाम वालेकुम। मोहसिन साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है सर? मोहसिन साहब, मोहसिन साहब अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मोहसिन साहब को प्लीज जरा दोबारा कनेक्ट करें। जी मीर साहब, एक सवाल मेरा एक और है कि अभी तो आप कुछ बात करें इख्तिलाफात के हवाले से, एक और चीज भी आपने देखी होगी, बिलावल भुट्टो साहब जा रहे हैं लंदन नवाज शरीफ साहब से मिलने के लिए। सारी पुरानी खलिशें, पुरानी जितनी भी मसले मसाइल, लड़ाई हैं, झगड़े हैं, जो भी हुआ बीबी के साथ जो हुआ, नवाज शरीफ साहब की लड़ाई, सब भूलकर वो जा रहे हैं। तो इसको कैसे देखते हैं आप? अवाम एक तो इसको बड़ा बुरा समझ रही है, यकीनी तौर पे सियासी गठजोड़ होते हैं, लेकिन अवाम की नजर में बहुत गलत है। मुख्तलिफ दूसरा क्या कोई कशीदगी भी है बीच में? लेकिन बहरहाल उन खबरों में से एक खबर ये है कि वो जिन लोगों को मिनिस्टर बनाने की उन्होंने हामी भरी हुई है कि हम आप लोगों को इसमें कैबिनेट का हिस्सा बनाएंगे, या आपके लिए किसकी, अली वजीर और मोहसिन दावर साहब की बात कर रहे हैं, या कुछ ऐसा उनका नाम भी आया है। अच्छा। उनका नाम भी आया है और कुछ और भी कमिटमेंट्स और भी हैं, सिर्फ एक ही नाम नहीं हो सकता। कमिटमेंट्स और भी हो सकती हैं। ठीक है, कि कौन कौन सी कमिटमेंट है? अभी सबसे अहम बात क्या है? सदर पाकिस्तान नहीं, सबसे अहम बात यह है कि मुतहिदा अपोजिशन जिन नकात पे एक दूसरे से ताउन कर रही है वो रिटर्न सूरत में मीडिया या पब्लिक के सामने नहीं है। वो खुफिया, सारा जो मुआहदात हैं वो सब खुफिया हैं और वो तहरीरी हैं या जुबानी कलामी हैं, दोनों सूरतों में खुफिया हैं। तो लिहाजा मीडिया के सामने अपोजिशन की किसी पार्टी ने खुल के ये चीज नहीं रखी कि हमने जो मीडिया के लोग उनकी हमायत भी कर रहे हैं वो भी दावा नहीं कर सकते कि हमें पता है कि पार्टियों ने किस बुनियाद पे एक दूसरे का। ठीक हो गया। मीर भाई प्लीज साथ रहिएगा। आई थिंक मोहसिन साहब ने ज्वाइन किया, नहीं किया? ठीक है, मोहसिन साहब कुछ मसरूफ हैं, अभी ज्वाइन करते हैं, उनके साथ बढ़ेंगे। वकास भाई, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। वकास भाई, ये आपने एक और चीज आज देखी होगी कि पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन, चलें इलेक्शन कमीशन का मामला बाद में डिस्कस कर लेते हैं, फॉरेन फंडिंग का। ये जो एक फैसला आया था अदालत की तरफ से कि फॉरेन फंडिंग 1 महीने में निपटाया जाए केस पीटीआई के खिलाफ, आज वो एक जज साहब के फैसले को चैलेंज कर दिया पीटीआई ने। तो ये मामला आप किस तरफ जाता देख रहे हैं आप, फॉरेन फंडिंग का, पीटीआई वर्सेस इलेक्शन कमीशन? ये कुछ ज्यादा मामला बढ़ नहीं गया? देखिए, इंट्रा कोर्ट अपील आज फाइल कर दी गई है। जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला था उसके अंदर कैटेगोरिकली इस चीज की एक्सप्लेनेशन दे दी गई थी कि इलेक्शन कमीशन जो है विद इन 1 मंथ जो है डे टू डे हेयरिंग करे और एज सुन एज पॉसिबली स्पीडीली विजिलेंटली एक्टिवली इस केस को जो है एजुडिकेट करके 1 महीने में फैसला दे। तो पीटीआई ने आज उस फैसले के अगेंस्ट इंट्रा कोर्ट अपील कर दी है और इनकी तरफ से कोशिशें की जाएगी कि जितना ज्यादा डिले किया जाए, तहरीर की जाए और अल्टीमेटली जो इमरान खान का, अगर आपने लास्ट टाइम कराची में जलसे से आदाब देखा तो उसमें भी उनकी तरफ से चीज का वासिगाफ अल्फाज के अंदर इजहार किया गया कि हमें जो पॉलिटिकल सिनारियो से गेम से आउट करने की कोशिश की जा रही है और कोशिश किया जा रहा है कि फॉरेन फंडिंग केस का फैसला हमारे लाभ करके ना हमें नायल कर दिया जाए। अच्छा। तो मैं ये समझता हूँ कि और साथ में ये भी उनकी तरफ से, पीटीआई की तरफ से बारहा उनके जितने भी तर्जुमान है, स्पोक्स पर्सन है, उनकी वर्कर से बारहा इस चीज का इजहार किया जा रहा है कि दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के जो भी केसेस हैं फॉरेन फंडिंग से रिलेटेड उनको भी हमारे साथ एजुडिकेट किया जाए और हमारे साथ भी उनका फैसला सादर किया जाए। मैं ये समझता हूँ कि इसमें अल्टीमेटली जो इस वक्त फॉरेन फंडिंग की है जो गुज़िश्ता 7-8 सालों से पेंडिंग है, मुझे जो बजाय पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी नजर आ रही है, जिस तरह इनके आसान खता नजर आ रहे हैं पीटीआई की तरफ से, ये कोई बड़ा फैसला आएगा और अल्टीमेटली ये इमरान खान साहब की पार्टी के अगेंस्ट भी आ सकता है। तो ये तो बड़ा मेरे ख्याल में सीरियस हो जाएगा। इमरान खान साहब इनकी रकम है वो भी फॉरफिट की जा सकती है, ठीक हो गया, जब्त की जा सकती है, इनकी पार्टी को बैन किया जा सकता है। देयर आर सो मेनी इंप्लीकेशंस एंड पेनल्टीज कैंपेन। ठीक हो गया। मीर साहब, आपने गुफ्तगू सुनी, पहले जरा इस पे कमेंट कर लें कि क्या हो सकता है। दूसरा फिर तोशा खाने पे भी आ जाए जरा, ये क्या मसला चल रहा था तोशा खाना के हवाले से, क्या कर दिया? अच्छा, पहली बात तो ये है कि ये बिल्कुल आप ये बात दुरुस्त है कि फॉरेन फंडिंग केस में काफी मुश्किलात का सामना है तहरीक इंसाफ को, ठीक है, और दूसरी दोनों पार्टियों को भी है। लेकिन उनका जो मौक़िफ़ पहले आया था कि सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि ये तीनों केसेस जो हैं इकट्ठे चलाए जाएं। अच्छा,
लेकिन उन दोनों पार्टियों के केसेस जो हैं वो फिलहाल जो हैं वो रुक गए हैं और इनका केस जो है वो डे टू डे चलाने की कोशिश की जा रही है। मेरा ख्याल है कि जो इमरान खान साहब का रिएक्शन इस वक्त जलसों की सूरत में आ रहा है और कल भी एक मतवक्को बड़ा जलसा मतवक्को है जो कह रहे हैं कि ये एक बहुत बड़ी समत का तयन करेगा। कल वाला जलसा लाहौर जलसे की बात? अच्छा, लाहौर की बात। अच्छा, ठीक। और तीसरी बात कि आज उनसे एक अहम अमेरिकन कांग्रेस की रुकन ने मुलाकात भी की है। तो मेरा ख्याल है कि कुछ उनकी जो एक डिप्लोमेटिक चैनल है उनका ऑन हो गया है। ओके, ऑन हो गया। और अच्छा। ये जो है ये उनकी पार्टी के लिए कोई अच्छा साइन है, जिसका लगता है कि इमरान खान साहब ने कराची के जलसे में भी आपको पता होगा कि उन्होंने ये वाज़ेह अल्फाज में कहा कि मैं एंटी नहीं हूँ, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि हम गुलामी नहीं चाहते। ठीक है। और वो नहीं करेंगे। तो इसका मतलब है कि इमरान खान साहब का जो बयानिया है वो एक मुनासिब सी शक्ल जो है वो इख्तियार करता जा रहा है, जो कि समझ लें कि एक पॉलिटिकल विजडम की भी अलामत हो सकती है। जो उनके रुफका हैं, जो उनके साथी हैं, जो इस चीज़ को ज़्यादा देर से ऑब्जर्व कर रहे हैं, उनकी शायद उन्होंने वो बात जो है वो सुनी है और उसके मुताबिक उन्होंने कोई तब्दीली भी की है। लिहाजा मेरा नहीं ख्याल कि इतनी जल्दी जो है कोई इस पार्टी को दीवार से लगाने की कोशिश नहीं करेगा। तोशा खाना का सर जरा क्लोज करें। तोशा खाना ये है कि आप देखें, ये हमारी तारीख में आज जज साहब ने भी कह दिया कि वो बिल्कुल पब्लिक करें सब कुछ। जी, मेरा ख्याल है कि ये पूरा ही जो है ना तोशा खाना का रिकॉर्ड डिक्लासिफाइड होना चाहिए शुरू से लेकर अब तक। जब भी अब आप देखें कि शुरू से तोहफे मिल रहे हैं ना। और रिकॉर्ड जो है वो तो हुकूमत के पास। ये भी वैलिड पॉइंट है कि पूरी अगर एक हुकूमत का क्यों होना है तो फिर सबका होना चाहिए। ठीक है। देखें, यही बात होती है कि जब हम पिक एंड चूज का सिस्टम शुरू करते हैं तो पॉलिटिकल जो है ना वो पार्टी फिर मजलूमियत में चली जाती है। ठीक हो गया। अगर आप डिक्लासिफाइड पूरा ये रिकॉर्ड ही डिक्लासिफाइड कर दें और किसी को एतराज भी नहीं होना चाहिए इसके ऊपर। अच्छा, मैं तो एक चीज का जो है ना, मैं तो इसके ऊपर जो है वो लिखा भी। अच्छा भाई, तोशा खाना जो है वो दुनिया में जितने भी ममालिक में सरबराह होते हैं उनके नाम से मंसूब चीजें जो होती हैं, जो उन्हें गिफ्ट मिलते हैं, वो वहां में म्यूजियम में रखी जाती है। अच्छा। और लोग उनको देखने आते हैं। और अमेरिका में तो हर प्रेसिडेंट का अलग म्यूजियम है जो उसकी अपनी ही स्टेट में बनता है। ठीक है। तो यहाँ पे तो पता नहीं क्या चक्कर है कि पहले 10% फिर अब 50% और खरीदारी के ऊपर जो है वो सिस्टम बनाया गया है, जो कि इंतहाई गलत है। देखें, एक रिस्पेक्ट होती है। मुझे ये बताइए कि अगर आपको कोई तोहफा दे तो आप उसे सेल करने के लिए जाएंगे? बिल्कुल ऐसा ही। तोहफा सेल होता ही नहीं है ना। और देखें, जिसने तोहफा दिया हुआ है ये तो उसकी तोहीन हम करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। और वो स्टेट क्यों सेल करेगी? स्टेट को इतनी भी देखिए, अगर इमरान खान को तोहफे मिले या नवाज शरीफ को मिले या जरदारी साहब को मिले तो वो उनकी जात को नहीं मिले हुए, वो उस स्टेटस को मिले हुए हैं जो उनकी जिम्मेदारी थी यहाँ पे। ठीक हो गया। ठीक। और ये कॉमन प्रैक्टिस की जाती है। बिल्कुल। वकास अब्रेज साहब, ये जरा माजी का थोड़ा बताएं, इसके अंदर इस पे क्लोज भी कीजिएगा। क्या माजी में कभी ये मंजरेआम पर लाने की बात की गई है? कभी किसी अदालत ने ऐसा फैसला किया हो कि जी तोशा खाना के गिफ्ट को कभी कोई ऐसा मसला, कुछ आपकी नॉलेज में हो इस बारे में? नहीं, ये फर्स्ट टाइम किया गया। फर्स्ट टाइम किया गया। ओके। तरफ से किया गया है। और आर्टिकल 19 से हमारे आईने पाकिस्तान का राइट टू इंफॉर्मेशन जो कि बताता है कि तमाम शहरियों का ये बुनियादी हक है, फंडामेंटल राइट है कि जो भी इम्पोर्टेंट और सिग्निफिकेंट अफेयर्स ऑफ स्टेट्स होंगे उन तक इंफॉर्मेशन जो है वो उसकी रसाई पब्लिक तक पहुंचाना, दैट इज द फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट। तो इस वजह से मैं ये समझती हूँ फंडामेंटल राइट भी था। तो फिर इसके बाद 18वीं तरमीम के बाद राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट भी बना दिया गया। उसमें जितनी भी जरूरी और कलीदी मालूमात हैं आवाम के लिए जानना मकसूद और मतलूब है उन तक उनको पहुंचाना। ये आपके ख्याल में जो मीर साहब ने जिस तरह कहा है कि अदालत को पूरी हिस्ट्री जो है ना वो मेरे ख्याल में मंजरेआम पे ले आनी चाहिए, ये मुनासिब नहीं होता अगर सबके बारे में कहा जाता है ऐसा, सिर्फ एक पार्टी के बारे में? बिल्कुल। मैं ये समझता हूँ कि फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे टू ऑनवर्ड, जब से तोशा खाना बनाया गया, पूरा ही रिकॉर्ड उसका पब्लिक गिफ्ट दिए गए, तमाम का तमाम रिकॉर्ड जो है इसको पब्लिक करना ठीक, ये ज्यादा बेहतर डिसीजन होता है। चले ठीक है। अभी तो मेरे ख्याल में फैसला अभी आगे आ सकता है। अभी तो मामला चल रहा है ना कोर्ट में। कोर्ट ने ये डायरेक्शन दे दी है कि डायरेक्शन दे दी है और उसके बाद इनको ये सारी चीजें पब्लिक करनी पड़ेंगी। ठीक, अभी बाकी पार्टियों को कुछ नहीं। चले जी, देखते हैं आगे क्या सूरत हाल रहती है। दोबारा इंशाल्लाह मधु करते हैं। वकास भी बहुत शुक्रिया, मोहसिर मीर साहब बहुत शुक्रिया, जनाब इमन आपने ज्वाइन किया। नाज़रीन, यहाँ छोटा सा ब्रेक है। वापस आने के बाद महंगाई, बड़े बड़े ऐलानात किए जाने शहबाज शरीफ साहब की तरफ से, महंगाई के हवाले से, पंजाब के हवाले से कुछ ऐलानात किए, उस पर थोड़ी सी बात करेंगे। और रमीज राजा साहब को भी घर भेजने की तैयारी कर ली गई है। तो रमीज राजा साहब क्यों घर जा रहे हैं, क्या सूरत हाल है, इसमें बात करने के लिए पीसीबी से मोअज़्ज़ज़ मेहमान ज्वाइन करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, कहीं मत जाइएगा, एक छोटा सा ब्रेक है, वापस आते हैं, साथ रहिएगा।
जी नाज़रीन, वेलकम बैक। लौट कर वापस आज की और बात करेंगे कुछ क्रिकेट के हवाले से। बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्रिकेट और पॉलिटिक्स आजकल काफी मिल गई है। बिकॉज एक तो हमारे क्रिकेटर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, फिर उसके बाद पीसीबी के जो चेयरमैन है आजकल वो बड़े पॉलिटिक्स का शिकार हो गए हैं क्योंकि नई हुकूमत आ चुकी है और रमीज राजा साहब को घर भेजने की पूरी तैयारी की जा चुकी है। अब उनकी जगह पे नाम भी कुछ तजवीज़ किए जा रहे हैं, कोई नजम सेठी का नाम आ रहा है, एक दो और नाम भी आ रहे हैं, उस पर खैर मैं बात करूंगा अपने मौजूद मेहमान से। लेकिन ये रमीज राजा का जाना कितना जरूरी है, क्यों जरूरी है? क्या पीसीबी का हेड वो नहीं रह सकता? अगर नहीं जमाता ये तो लाजमी है कि वो जाए, चाहे जितनी अच्छी परफॉर्मेंस हो। हमारे यहाँ परफॉर्मेंस बेस्ड डिसीजंस क्यों नहीं होते, परफॉर्मेंस बेस्ड तकर्रुरियां क्यों नहीं होती हैं? रमीज राजा साहब बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, पाकिस्तान बहुत अच्छे रिकॉर्ड्स बना रहा है, अच्छा हमने परफॉर्म किया है और इंडिया को हराया, मुख्तलिफ हमने टूर्नामेंट्स में देखा आपने कि अच्छा परफॉर्म किया है। लेकिन रमीज राजा साहब को घर भेजने में क्या सिर्फ उनकी विक्टिमाइजेशन हो रही है पॉलिटिकली किसी तरह से, या फिर हो सकता है कि रमीज राजा साहब की परफॉर्मेंस मेरे मेहमान की नज़र में ठीक ना हो, करें जी परफॉर्मेंस बेस पे हटाया जा रहा है? इस पर बात करने के लिए शकील शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया सर। आप साबिक मेंबर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स पीसीबी हैं, प्लीज सर जरा बात कीजिएगा रमीज राजा साहब के हवाले से। रमीज राजा साहब से जब ये पूछा गया कि आप रिजाइन दे रहे हैं तो उन्होंने कहा, आज से 1.5-2 हफ्ते पहले उन्होंने कहा नहीं जी मैं क्यों रिजाइन दूंगा, मैं तो अपना काम करूंगा, मैं तो कोई रिजाइन नहीं दे रहा। आज सर वो खबर सुनने में आई है कि रमीज राजा साहब को किसी भी वक्त कुछ दिनों में शायद ओहदा छोड़ना पड़ सकता है। नए नाम भी तजवीज, नए नामों पर हम बाद में आएंगे, लेकिन ये कितना जरूरी होता है सर? ये किस बेस के ऊपर चेयरमैन पीसीबी हटाया और लगाया जाता है? क्या परफॉर्मेंस मैटर नहीं करती? नहीं, इसमें देखें ना, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन था 2019 का जिसके तहत रमीज राजा आए थे सितंबर, पहले एहसान मानी आए थे, आपको पता है, सितंबर 2018 में। फिर उसके बाद एक कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो गया था। कॉन्स्टिट्यूशन के बाद फिर रमीज राजा आपको पता आए थे, ये 13 सितंबर को आए हैं पिछले साल। अच्छा, जिस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत रमीज राजा आए हैं वो भी प्राइम मिनिस्टर ने ही नॉमिनेट किया था। ठीक हो गया। और जब इनको नॉमिनेट किया था तो इनकी तो कोई परफॉर्मेंस नहीं थी वहां पे। अच्छा, या आपको याद हो तो मुझे बता दें। अच्छा। कोई परफॉर्मेंस थी ही नहीं, ना इनका ये बोर्ड में कोई तजर्बा था या कुछ था। लेकिन तो इसका मतलब ये हुआ, सिर्फ कमेंट्री करते थे। हाँ वही ना, मतलब नॉलेज और मेरे ख्याल में टीम के साथ पाकिस्तान के प्लेयर थे, ठीक है, ये बात इसमें कोई नहीं है। मगर क्रिकेट बोर्ड की जो एडमिनिस्ट्रेशन कॉर्पोरेट सेक्टर का इनके पास नहीं था, मगर अपॉइंटमेंट जो थी वो प्राइम मिनिस्टर के पास थी। प्राइम मिनिस्टर ने इनको समझा, जो उनके ख्याल में था कि एहसान मानी अच्छे नहीं है, जो उन्होंने लगाए थे, लिहाजा अब मैं रमीज राजा साहब को लगाता हूँ, उन्होंने लगा दिया। अच्छा, वो जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसी कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है कि पैटर्न के पास ये इख्तियार है कि वो 2 नॉमिनी बोर्ड में देते हैं। अच्छा। एक रमीज राजा को उस वक्त दिया था और फिर असद अली खान कंटिन्यू कर गए थे, अगर आपको याद हो। ठीक है, लेकिन एहसान मानी को उन्होंने हटा दिया। हालांकि एहसान मानी का क्लेम था कि वो प्राइम मिनिस्टर के बड़े करीब थे अपना इमरान खान साहब के, और उनका बड़ा उनसे रख रखाव भी था और उनके काफी मामला। रमीज राजा साहब से ज्यादा नहीं होगा बस? नहीं, बहुत ज्यादा थे, बहुत ज्यादा थे। रमीज राजा तो सिर्फ रमीज राजा खेले हैं, लेकिन एहसान मानी का ना आपको पता है शौकत खानम भी था, गलियात भी था, और एक लंबी एसोसिएशन, हाँ कह रहा था, और उनका कॉर्पोरेट सेक्टर का भी था, जो भी था। बहरहाल बात सिर्फ ये है कि वो प्राइम मिनिस्टर की डिस्क्रिप्शन पे था। तो अभी भी वही कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें भी प्राइम मिनिस्टर ही की डिस्क्रिप्शन है। ठीक होगी बात? अच्छा, परफॉर्मेंस तो पहले बाद में आया ना, पहले आप देख लें कि आइन में क्या लिखा है। ठीक है, तो आइन के मुताबिक चलेंगे। अब जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट थी, अब एक प्राइम मिनिस्टर हटा है, वो हटा कैसे है? वोट ऑफ नो ट्रस्ट से हटा है। आपको कहे अच्छा हुआ बुरा हुआ, जो भी कुछ हुआ तो आइन के मुताबिक है ना, कोर्ट ने आई है, जो भी कुछ हुआ। तो ये भी एक आईनी एक पोजीशन है, पीसीबी की आईनी पोजीशन है ये। और शहबाज शरीफ साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब जो फैसला करेंगे वो सब चलें, ये ठीक हो गया। लेकिन परफॉर्मेंस पे आ जाते हैं, रमीज राजा साहब की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, क्या लग रहा है? मेरे ख्याल से इतनी अच्छी नहीं थी। देखिए, अच्छी नहीं थी, टीम अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, बड़े रिकॉर्ड्स बन रहे हैं, टीम जीत रही है, 20-20 साल रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं आप। चले वर्ल्ड कप से कर लेते हैं। इंडिया को हराने के बाद आप वर्ल्ड कप में हार गए, ठीक है, आप फाइनल में भी ना गए। अब आप आ जाए इधर अंडर 19 एशिया कप में आप हार गए, ठीक है, अंडर 19 वर्ल्ड कप में गए, आप हार गए। अब ऑस्ट्रेलिया यहाँ आई थी, उसमें भी आप वनडे जीते हैं, बाकी टेस्ट सीरीज और वो दोनों आप हार गए। क्या ये कामयाबी नहीं देख रहे कि ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को पाकिस्तान लाया गया, वो भी पिछले वाकये के बाद जब जिस तरह छोड़कर गई थी न्यूजीलैंड? बिल्कुल ठीक बात है। ये नजीम साहब के दौर में शुरू हुआ था वर्ल्ड 11 से, हम लोगों ने उस वक्त शुरू किया था, अगर आपको याद हो। उस वक्त तो हालात ही बड़े खराब थे, आपको पता है, टेररिज्म बड़ा था, मिलिटेंसी बड़ी थी और काफी कुछ हो रहा था वहाँ पे। उस दौर में भी हम ले आए थे।
अभी तो हालात जो थे ना काफी कूल डाउन। लेकिन न्यूजीलैंड के जाने के बाद और इंग्लैंड ने मना कर दिया था बीच में, आपको पता है लास्ट ईयर क्या हुआ था? नहीं, इंग्लैंड देखें, न्यूजीलैंड का जाना तो बिल्कुल गलत था ना। एक हॉक्स पे एक खामखा का एक मैसेज पे आपने फैसला कर लिया, ये तो कोई अच्छी बात नहीं थी। उनका जाना ही गलत था, उनका फैसला ही गलत था, उनको जाना नहीं चाहिए। बोर्ड्स ने सपोर्ट ही नहीं किया उस डिसीजन को, तो अच्छा ठीक हो गया। वो ऐसे खामखा वो इंडिया से कोई जनरेट हो गई जनाब, मैसेजेस जनरेट हो गए, वो डर के उनकी फैमिलीज को उन्होंने दे दिए, तो वो गलत था। देखिए ऑस्ट्रेलिया का आना मैं जाती तौर पे बड़ा वेलकम करता हूँ, ठीक हो गया। और अब तो ये इशू ही खत्म हो गया है कि पाकिस्तान में किसने आगे खेलना है, क्या होना है, क्योंकि अब तो सारी लाइन लगी हुई है ना। आपको पता है इंग्लैंड भी आएगा, न्यूजीलैंड भी आएंगे, न्यूजीलैंड भी जून में आ रही है, तो ये इशू ही खत्म हो गया। क्यों इशू खत्म हो गया? एक तो मिलिटेंसी खत्म हो गई, टेररिज्म खत्म हो गया, फिर आपके बाद कोविड भी तकरीबन खत्म ही हो गया बिल्कुल ऑलमोस्ट। तो अब सारों के लिए ईजी हो गया कि आप होम वे पे खेलें, तो लिहाजा ये इशू ही नहीं रहा कि किसी ने आना है किसी ने नहीं आना। आपने जो एफटीपी बनाना है आपने भी जाना है, उन्होंने भी आना है, ठीक और सीरीज होती रहेंगी और पाकिस्तान की क्रिकेट आगे जाएगी। ठीक है, अब जरा आ जाते हैं नए नामों के ऊपर। कौन से नाम आपके ख्याल में बड़े डिजर्विंग नाम है कि अगर रमीज राजा साहब को हटाया जाए तो उनको मौका देना चाहिए? नहीं देखें, ये इस वक्त ना एक ही नाम है, वो है नजम साहब का चल रहा है। अच्छा, नजम साहब का ही चल रहा है बस, ठीक हो गया। ठीक है, बाकी जो नाम है ना ये सारे कंपनी की मशहूरी के लिए लोग शामिल बाजा हो जाते हैं। वो पाकिस्तान में रवाज है जी ये सारा, ठीक है। अच्छा, ज्यादा आप हंस रहे हैं, लेकिन ये है कि ये शामिल बाजा इस मुल्क में है रवाज के। वो कोई पोस्ट खाली होगी ये सारे कूद पड़ते हैं बीच में, ठीक हो गया। तो वो नजम सिटी साहब का ही है, उन्हीं का तजुर्बा है। देखें उन्हीं के नाम पे PSL है, उन्होंने इंटरनेशनल टीमें लाई, उन्होंने ये डोमेस्टिक बेहतरीन करवाया। उनके क्रेडिट पे ना काफी चीजें हैं एज ए कॉर्पोरेट मैनेजर या कॉर्पोरेट चीफ एग्जीक्यूटिव। आपको पता है वो उनकी पढ़ाई भी सारी इकोनॉमिक्स और इस सेक्टर की है, और काफी लर्नड आदमी है। फिर पंजाब को भी चलाया था, नहीं बड़ा क्रिकेट बोर्ड के लिए बड़ी खिदमत है, बड़ी खिदमत है उनकी, तो इसलिए वो आना चाहिए। बाकी रहा कि लोग कहते हैं जी क्रिकेटर ये वो, देखें क्रिकेटर जो है ना, जितनी टेक्निकल जॉब है ना PCB में, सिलेक्टर से लेके कोचेस से लेके, ये क्रिकेटर के पास ही है, ठीक है, ये किसी और के पास नहीं। एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब आपको लग रहा है कि उसके लिए बड़ा टेक्निकल पर्सनल चाहिए जो अंडरस्टैंड कर सके, एडमिनिस्ट्रेशन HR कॉर्पोरेट सेक्टर को डील करने के लिए वो चीज चाहिए, प्रोजेक्ट बेस्ड पर्सन हो जो उसको डील कर सके। ठीक हो गया, ठीक हो गया। चले सर, जाते जाते जरा बता दें कि आगे अभी क्या लग रहा है आपको, ये जो मुल्क में सियासी जो एक हलचल मच गई है, इसका इम्पैक्ट पड़ेगा PCB के ऊपर भी? नहीं, वो पढ़ तो रहा था, मैंने कहा ना, ये तो चले एक हो रही ना, इसके अलावा भी कोई इम्पैक्ट पड़ता है? नहीं, इसके अलावा जो इन्होंने ज्यादती की थी, मेरा ख्याल है कि ये लोग नहीं करेंगे। अच्छा, इन्होंने ये ज्यादती की थी 6 की 6 एसोसिएशनें और सियासत को बड़ा लाए थे। फिर आपने देखा और सारी की सारी सियासी बुनियादों पे इन्होंने एसोसिएशन लगाई थी। अच्छा, और ज्यादातर सियासी लोग ले आए थे। एक दूसरी बात ये हुई है कि इन्होंने तो ब्रॉडकास्टिंग में एक गवर्नमेंट को सपोर्ट करने का वो प्रोग्राम पूरा चलाते थे। आपको याद है, ये PSL में चलाया इन्होंने, ऑस्ट्रेलिया वाले में चलाया, ब्रॉडकास्टिंग में चला रहे थे कि एक पार्टी को फेवर कर रहे थे। अच्छा, लेकिन ये कोई इतना अच्छा मॉडल नहीं है। आप सियासत को थोड़ा सा दूर रखें और इसको इधर रखें। एक राइट आपने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और प्राइम मिनिस्टर को दिया है, उस प्राइम मिनिस्टर ने भी एक्सरसाइज किया, ये भी करेंगे। और इनकी मर्जी पे है, जो मर्जी इनकी डिस्कशन पे है। मैं ना प्रपोज कर रहा हूँ ना कुछ कह रहा हूँ, करना चाहते हैं करें, ठीक है, नहीं चाहते प्राइम मिनिस्टर की मर्जी है। ठीक हो गया, प्राइम मिनिस्टर की मर्जी है, आपको लग रहा है ठीक हो गया। अब चले सर, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद रहे, बड़ी जबरदस्त आपने गुफ्तगू की। उम्मीद करते हैं कि लेट्स सी जो भी हो पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए अच्छी हो, और आपने अपनी सोच हमारे साथ शेयर की। नाज़रीन, अब थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि जरा बात कर लें, ये पॉलिटिसाइज हो चुका है इशू, इस वजह से डिस्कस करना बहुत ज़रूरी था। अब जरा बात कर लेते हैं। शहबाज शरीफ साहब ने ऐलान किया पंजाब में आटे के हवाले से, चीनी के हवाले से, चीनी 70 रुपए किलो, आटा 450 रुपए किलो का थैला, और सुना है कि वो जो सस्ते बाजार जिन्हें आप यूटिलिटी स्टोर कहते हैं वहां पे मिलना शुरू हो भी गया है। हमारे साथ मौजूद हैं शकील बेग साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। शकील बेग साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमारे साथ ज्वाइन किया। शकील बेग साहब, आपने पहले मैं चाहूंगा जरा ओवरऑल रमजान की आपसे खबर ले लेते हैं कि इस वक्त क्या सूरत हाल चल रही है, महंगाई की क्या शरह चल रही है, क्या शरह नमू है। उसके बाद मैं चाहूंगा कि जरा बात करें कुछ पॉलिटिकल सिनेरियो जो क्रिएट हो चुका है, उसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा। सर हाँ जी, पहले तो आपका भी बहुत शुक्रिया, आपके तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। देखें, सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त जो रमजान मुबारक में जो सबसे ज्यादा खरीदारी होती है पहले और दूसरे अशरे में, वो होती है फ्रूट की खरीदारी। ठीक हो गया। ज्यादातर लोगों का जो रुझान होता है फ्रूट की तरफ होता है, और यही हमारी भी होती है कि हम स्ट्रेटेजी होती है कि हम रमजान से कुछ 5-6 दिन पहले और उसके बाद
15 रोजे 16 रोजे तक हम कोशिश करते हैं कि मार्केट्स में अपनी विजिट ज्यादा से ज्यादा रखें, ठीक है, जिसमें अथॉरिटीज को भी साथ रखते हैं, उन इदारों को भी कि जिनका काम होता है कि इसको कंट्रोल करना। इस दफा ब्यूरो सप्लाई एंड प्राइजेस, चूंकि उनके इंस्पेक्टर्स और उनके असिस्टेंट डायरेक्टर्स और ये ज्यादातर डिप्यूट होते हैं बचत बाजारों में। अच्छा। तो हमने ज्यादातर टारगेट और ऑडियंस को, जो कंज्यूमर है, उनको हमने रखा कि आप कोशिश करें कि बचत बाजार से चीजों को खरीदें, क्योंकि वहां कंट्रोल करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। बाकी दूसरी जगहों पे असिस्टेंट कमिश्नर्स के साथ, मुख्तारकार के साथ, डीसी के साथ जाकर भी काफी जगहों पे किया, फाइन भी हुए, जुर्माने हुए, खड़े होके उस रेट पे भी बिकवाया। लेकिन इस वक्त आपके सामने है कि देखें केला जो नायाब सा होता जा रहा था, नहीं आ रहा था, क्योंकि केला भी आने लगे और उसकी कीमतें नीचे आ गई हैं, बहुत ज्यादा नीचे आ गई हैं। इसी तरह अगर खरबूजे की बात करें तो वो भी नीचे आ गया, तरबूज के भी रेट नीचे आ गए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये समझता हूँ कि हर साल की तरह होता यही है कि आफ्टर पहले अशरे के बाद थोड़ी सी चीजें नीचे आनी शुरू होती है, क्योंकि उसके बाद कंज्यूमर जो होता है उसका रुझान कपड़ों की तरफ बढ़ जाता है, ठीक हो गया, यानी कि ईद की तरफ चला जाता है। ठीक हो गया, चलिए ईद की तरफ चला है, उस पर बात करें। शकील बेग साहब, चेयरमैन सीआरपीसी, सर ये बताइएगा कि शहबाज शरीफ साहब ने अभी कुछ ऐलानात किए पंजाब के हवाले से। ये ऐलानात तो इमरान खान साहब भी पहले करते थे, लीडर्स करते हैं आकर, तो क्या ये चीजें इंप्लीमेंट हो जाती हैं फौरन से, या चीजें बस ऐलान तक ही रहती हैं? और शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को आप कैसा देख रहे हैं? इनके माजी में भी आपने देखा होगा, इनकी हुकूमतें आपने विटनेस की होंगी, क्या ये इंप्लीमेंटेशन करवा सकते हैं? कंज्यूमर एक्टिविस्ट मैं ये समझता हूँ कि अभी तो फिलहाल इस हुकूमत को मैं हुकूमत नहीं समझता, क्योंकि इसमें मसला ये आ रहा है कि अभी तक उनको खुद नहीं पता कि हमने कर क्या। अब तो उनके वजीर आ गए हैं, 38 वजीर आ गए हैं सर जी, वजीर आ गए हैं। अभी देखिए, अल्लाह ताला करे और आ जाए। हम तो चाह रहे हैं कि चीजों देखिए, पाकिस्तान में जब तक आप स्टेबल नहीं होते, चीजें आपकी ठीक नहीं हो सकती। अभी इस वक्त पोजीशन ये है कि आप सबसे बड़ी बात ये देखें कि इस वक्त जो यूटिलिटी स्टोर्स हैं, ठीक है, उनमें कहा जा रहा है कि आटा और चीनी आपको इस रेट में मिलेगा। भाई कैसे मिलेगा? सब्सिडी देंगे ना आप, और तो कोई तरीका नहीं है, क्योंकि आपने जब गंदम भी महंगी खरीदी हुई है, चीनी पहले से ही आपने ज्यादा पैसों में खरीदी हुई है, आप उसमें से सब्सिडी देते हैं, और ये देनी चाहिए, ये हक है, राइट है हमारा। लेकिन हम ये कहते हैं कि ऐसा ना हो सब्सिडी देने के बाद कहीं पता चले कि किसी और दूसरी जगह से पैसा निकालकर आपने यहाँ लगा दिया, और पता चले वहां फिर बिजली के यूनिट महंगे करके वो पैसा उधर देना पड़ जाए आपको, जैसा कि किया भी गया है। 3.85 बिजली के यूनिट बढ़ाए गए हैं, ठीक है ना। अब हम ये कहते हैं कि ये कहीं खतरनाक सामना हो जाए। अच्छी बात है, अवाम को अगर कहीं रियायत मिलती है, उसको चीजें सस्ती मिलती हैं, तो ये हुकूमतों का काम होता है देना। और ये दो तो बेसिक चीजें, खासकर आटा, मैं समझता हूँ आटा जो है वो सबसे मेन नेसेसरी है कि हर घर की के आटा सस्ता होना। बिल्कुल ऐसे ही, कभी भी इतना महंगा सोच भी नहीं सकते थे कि आटा जो है वो 60 रुपए से लेके 80-85 रुपए किलो पे जा रहा था। बिल्कुल, तो ये अच्छी बात है, लेकिन वो तब है, सिर्फ यूटिलिटी हद तक नहीं होना चाहिए। इसको ओवरऑल इम्प्लीमेंटेशन हो तो आपके ख्याल में ज्यादा बेहतर। अच्छा, प्रोविंस वाइज मुझे जरा बताइए, किस प्रोविंस की रेगुलेटरी अथॉरिटीज आपके ख्याल में ज्यादा बेहतर काम करती हैं ओवरऑल इम्प्लीमेंटेशन में? देखिए, इम्प्लीमेंटेशन होता ही है कि अगर मैं सिंध गवर्नमेंट की अगर बात करूं तो यहाँ पर कंट्रोलर जनरल प्राइजेस जो है ना वो कमिश्नर होते हैं। अच्छा, कमिश्नर सिंध में, ठीक है ना। इसी तरह पंजाब में भी है, उधर वो डीसी को भी दी हुई है पावर। लेकिन उसके बाद सिंध में जो है वक्त मैं समझता हूँ कि सबसे अच्छा जो काम हो रहा है वो ब्यूरो सप्लाई एंड प्राइजेस से हो रहा है। यानी कि मैंने ये देखा कि वो लोग बहुत एक्टिव होके काम कर रहे थे इस दफा, चूंकि हम खुद मॉनिटरिंग कर रहे थे, हम खुद मार्केटों में जा रहे थे, तो हमें ज्यादातर उनके लोग वहां नजर आए। तो मैं ये समझता हूँ कि जब से इनके डायरेक्टर जनरल क्योंकि फर्स्ट टाइम ब्यूरो सप्लाई एंड प्राइजेस में आए, तो वो जैसे ही आए तो उन्होंने काफी अच्छे तरीके से इस अदारे को संभाला। अगर ये काम कंटिन्यू रहे तो लोगों को कम अज कम सिंध के इस अदारे की वजह से चीजें कंट्रोल रेट पर मिल सकती हैं। लेकिन होता क्या है कि कुछ अरसे के बाद चीजें दोबारा चेंज होना शुरू होती हैं। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि इसमें एक हमारी जो कंज्यूमर बॉडीज बनी होती है ना, हमें भी अपना रोल प्ले करना चाहिए। हमें इनके पीछे पड़ना चाहिए, इनको साथ लेकर मार्केटों में, बाजारों में जाना चाहिए। इनको ठंडे कमरों से उठाने के लिए हमें तकदो करनी चाहिए, क्योंकि कंज्यूमर हमारी तरफ देख रहा होता है, कंज्यूमर हमें देख रहा है। तो हमारी जितनी भी कंज्यूमर बॉडीज हैं, हम सबको चाहिए, और अल्हम्दुलिल्लाह हो भी रहा है काफी हद तक। मुझे
इस दफा तो हर तरफ अच्छा नजर आया, वरना जिस तरह स्टार्ट ऑफ द रमजान था तो हम तो ये समझ रहे थे कि बहुत बुरा होगा। पालक पिछले रमजान 12 रुपए वाली 70 रुपए पे बिक रही थी, इस दफा वो 20 रुपए ठीक हो गया। अब जरा सर थोड़ा जाते जाते एक बात कर लीजिएगा, पेट्रोल के प्राइसेस हुकूमत ने नहीं बढ़ाए। सुनने में आ रहा है कि पेट्रोल में अच्छे खासे जो समरीज दी गई है, 20 रुपए से कोई 80 रुपए बता रहा है कि जी ओगरा की तरफ समरी दी जाती है। समरी तो खैर 83 की भेजी गई है, भेजी गई थी, बाद में सुना था कि आखिरी रात 21 रुपए की बात चल रही थी, लेकिन बढ़ाया नहीं गया। तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है पहली को ईद पे? आपको पता है अगर इसका इम्पैक्ट सबसे बड़ी बात यह है कि जब अगर पेट्रोल या डीजल की प्राइस बढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपकी अशिया खुदनोश में पड़ेगा। बिल्कुल, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। अभी ईद होगी सर, पहली के ऊपर बढ़ाने की सोच रहे हैं, ईद है आगे, तो ईद पे ये तोहफा देगी फिर हुकूमत। तो फिर या मुझे एक और चीज इसमें देखें, एक और चीज मैं बताऊं। देखिए उस वक्त वज़ीर आज़म अकेले थे, उस वक्त उनकी कैबिनेट नहीं बनी थी, अब कैबिनेट बन गई। अब जो भी मिनिस्टर होगा वो इस चीज को अपने ऊपर ले लेगा। मिनिस्टर ने कहा है तो बढ़ गए, तो अब वज़ीर आज़म के हाथ से चीजें खुद ब खुद आगे जाएंगी और कोई वजीर पीपल्स पार्टी का होगा, कोई मुस्लिम लीग का होगा, कोई मौलाना फजल रहमान साहब का होगा, कोई किसका होगा। तो अब ये चीजें चलेंगी। अच्छा सर, इत्तेहादी हुकूमत बनी है सर, हम कहते हैं ना हमारे इत्तेहाद की बड़ी कमी है, वो इत्तेहाद दिख तो रहा है सर, फाइनली इत्तेहाद दिख रहा है। माशाल्लाह जी, बिल्कुल बिल्कुल हमारी दुआएं हैं कि अल्लाह करे कि परवरदिगार पाकिस्तान आगे जाए, पाकिस्तान में तरक्की हो, पाकिस्तान के लोगों को रिलीफ मिलना चाहिए। देखिए हम तो पॉलिटिकल लोग हैं नहीं, हमारी तरफ से कोई भी झंडा आ जाए हमने तो सबके रास्ते पीछे काम करना होता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अब चीजें बढ़ेंगी, कीमतें बढ़ेंगी। रमजान के बाद बहुत सारी चीजों के रेट बढ़ा दिए जाएंगे, क्योंकि ये जो 150 पे जो ब्रेक लगा था ये बजट तक लगाया गया था। ये जो बजट अनाउंस किया जाएगा जब तक, हो सकता है कि ये हुकूमत भी इसको बजट तक खींचे, फिर बजट के बाद बहुत बुरा हाल होने वाला है। बहुत बुरा हाल होने वाला है। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल होगा आपसे सर, ये जरा सा बात कर लेते हैं, बजट की आपने बात कर ली। खास तौर पे जब भी अवाम की हम बात करते हैं तो अवाम ये कहती है जी हमें तो पता ही नहीं हमने शिकायत कहाँ करनी है, किसके पास जाना है, किसको बताना है। अगर कोई एक्सेस अमाउंट ऑफ मनी ले रहा है, कोई दुकानदार नहीं सुन रहा, तो जरा ये जाते जाते समझा दें कि किसको अथॉरिटी है, किसको बताएं। बहुत आसान सा हो गया ये बता दें प्लीज। असल में जिस कंज्यूमर के पास भी अगर मोबाइल पड़ा हुआ है तो आप उसकी वेबसाइट है कमिश्नर कराची के नाम से, कमिश्नर कराची की वेबसाइट, ठीक हो गया। उसमें उनका व्हाट्सएप नंबर है, उनकी सारी डिटेल है, आप उससे उनको भेजें। और सेकंडली चाहे तो हमें भेजें, हम आगे फॉरवर्ड कर देते हैं, ठीक हो गया। तो ब्यूरो सप्लाई एंड प्राइजेस की वेबसाइट है, उनका फेसबुक पेज भी बनाया उन्होंने हमारे कहने पे, अल्हम्दुलिल्लाह उस पर भी लोग शिकायत करते हैं और फौरी उस पे हो रहा है। देखिए ये बहुत अच्छा आपने जो क्वेश्चन रेज किया है, ये बहुत अच्छा है, लोगों को इससे पता चलना चाहिए। और इसमें मैं अपना व्हाट्सएप नंबर आप चाहे तो मैं दे सकता हूँ कि लोग चाहे तो हमें अपनी जो भी कंप्लेन ऑर्गेनाइजेशन का बताया ना कि आवाम ताकि वहां पे भी कंप्लेन कर सके आपकी सीआरपीसी। जी आप देखें कंज्यूमर राइट्स प्रोटेक्शन काउंसिल ऑफ पाकिस्तान को व्हाट्सएप कर सकते हैं 0312812603 पर, और इसके अलावा फेसबुक पे भी आकर आप कर सकते हैं हमें। और एक चीज, एक फॉर्म होता है, अगर हमें भेजेंगे तो जैसे कंप्लेन आती है हम फॉर्म फॉरवर्ड करते हैं, वो फॉर्म फिल होता है, हम डायरेक्ट अथॉरिटीज को भेज देते हैं वो फॉर्म। फिर आपके पास जो फॉर्म आते हैं, ये जरा ये भी बता देता है कि आवाम तो तसल्ली में आ जाएगी, आपके पास अगर शिकायत आती तो आप फॉलोअप भी लेते हैं बाद में उसका, बस शिकायत भेज के आता कहते हैं बस ठीक है हमने फॉरवर्ड कर दिया। मेरे पास डेटा तक पड़ा हुआ है, जब फॉलोअप क्या होता है बल्कि हमारे पास तो लोग खुद भेजते हैं कि जी हमारी कंप्लेन। ये ज्यादा अच्छा आपके थ्रू जारी, तो फॉलोअप मिल रहा है। बहुत शुक्रिया शकील साहब, आपने ज्वाइन किया। उम्मीद करते हैं कि चीज़ें अच्छी रहें, गरीब आवाम के ऊपर बर्डन ना पड़े। हुकूमतें आएँ जाएँ लेकिन आम आवाम को मेरे ख्याल में इससे बख्श देना चाहिए, उसको इस्तिस्ना हासिल होना चाहिए इस महंगाई से। बाकी सियासती सरगर्मियाँ वाले जो भी हैं वो जारी हैं, लेकिन आवाम तंग नहीं होनी चाहिए। और इसी दुआ के साथ प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं कि ईद अच्छी गुजर जाए, आने वाले हफ्ते में भी महंगाई ना हो। जिस तरह सुनने में आ रहा है पेट्रोल बढ़ेगा, मुख्तलिफ चीज़ें होंगी, लेट्स सी क्या होता है। आज के लिए इतना, इंशाल्लाह कल रात आपसे होगी मुलाकात रात 10 बजे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। आसिफ मलिक को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।